नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे खिलजी वंश और हम देख चुके थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज हम बात करेंगे उससे आगे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अगला शासक आता है वह आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसी का भतीजा था, उसी का दामाद था। यदि बात की जाए खिलजी वंश की तो खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1296 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, यानी कि कुल मिलाकर के इसने 20 साल तक दिल्ली में शासन किया था। हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी और इस लिखेंगे इसका शासनकाल और बात करते हैं इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वास्तविक नाम के बारे में, इसके एक्चुअल नेम के बारे में कि इसका वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरशस्प, जो कि बहुत पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, तो अली गुरशस्प। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों, इसी को कहा जाता है खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। यदि बात की जाए खिलजी वंश के संस्थापक की कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यदि बात की जाए वास्तविक संस्थापक की तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों, यह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने कि साउथ इंडियन यानी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। इससे पहले कोई भी दिल्ली शासन का ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसने कि दक्षिण भारत में आक्रमण किया हो। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया, जो कि किया था 1293 ईस्वी में। और दोस्तों, वह किया था देवगिरी पर। देवगिरी जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, उन्हीं पर अटैक किया था 1293 ईस्वी में और पुनः अटैक किया था 1296 ईस्वी में, जब रामचंद्र देव को मारकर उसकी पुत्री को अगवा कर लिया था। इसी कारण से जब पहुंचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके पास कि क्यों उसको मारा, क्यों उसकी बेटी को अगवा कर लाया, वह तो हमारा मित्र बन चुका था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को रामचंद्र देव की पुत्री बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसको अटैक किया और उसकी पुत्री को अगवा कर लाया। जब इस बात का विरोध किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको भी मार दिया और खुद बन गया दिल्ली का शासक। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यदि बात की जाए इसके दरबारी कवि की कि इसके दरबारी कवि कौन थे, तो दोस्तों, इसके दरबारी कवि बहुत ही फेमस हुए हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। हम सभी जानते हैं अमीर खुसरो से बनने वाले 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, इसलिए जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वह पहले पहली वीडियो देखें, तब यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक पॉइंट रह चुका था, मैंने नहीं बताया था आपको कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तुगलक वंश, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए बता रहा हूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों, यदि बात की जाए राज्याभिषेक की, तो दोस्तों इसने अपना राज्याभिषेक जो कराया था वह कराया था बलबन के महल में। पूछा जाता है कि किस शासक ने बलबन के महल में अपना राज्याभिषेक कराया था, तो वह कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो बात कही जाती है, जो इतिहासकार मानते हैं, वह मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वह शुरू हुआ धोखे से, विकास हुआ दयालुता से और अंत हुआ आतंक से। वह किस प्रकार हुआ, क्यों ऐसा कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 1296 में इसने अपने चाचा की, अपने ससुर की हत्या की, जो कि धोखे से की थी, और धोखे से हत्या करके खुद बैठ गया था दिल्ली की गद्दी पर और बन गया था दिल्ली का शासक। इसलिए कहा जाता है कि इसके शासन की जो शुरुआत हुई थी वह धोखे से हुई थी। और दोस्तों, एक अभिलेख मिलता है जोधपुर अभिलेख। जोधपुर अभिलेख जो भी लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। इस अभिलेख में यह बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था देवतुल्य था, यानी कि देवताओं के समान था। जिस प्रकार देवी देवताओं के आने से पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार जब आया था अलाउद्दीन खिलजी
तो पृथ्वी पापियों से, पाप से मुक्त हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो विकास हुआ था वह दयालुता से हुआ था, और अंत जो हुआ था वह आतंक से हुआ था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लास्ट टाइम में आकर के, अंत में आकर के इसने ऐसे ऐसे टैक्स लगाए, ऐसे ऐसे कर लगाए, जिससे कि इसकी जनता बहुत डर चुकी थी, बहुत आतंकित हो चुकी थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह स्टेटमेंट से हमें बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इसके शासन की शुरुआत जो हुई थी वह धोखे से हुई थी, विकास दयालुता से हुआ था और अंत आतंक से हुआ था। अब हम बात करेंगे इसके सभी महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, एक एक करके करते हैं, जानेंगे बिल्कुल डिटेल से। जो इसने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था वह लड़ा था 1298 ईस्वी में, जो कि इसने लड़ा था गुजरात में। इसने शुरू किया था गुजरात अभियान। और दोस्तों उस समय पर जो गुजरात का शासक था वह था कर्णदेव बघेला। दोस्तों ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इस युद्ध के बारे में। कर्णदेव बघेला की पत्नी थी कमला देवी। और दोस्तों इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो युद्ध की कमान संभाल रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था, वह था इसका सेनापति जिसका नाम था नुसरत खां। अब इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में कर्णदेव सिंह को अलाउद्दीन खिलजी मार देता है और कमला देवी जो कि इसकी पत्नी थी उसको अपनी पत्नी बना लेता है, यानी कि उससे शादी कर लेता है। यहीं पर एक घटना और घटित होती है। एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था मलिक काफूर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मलिक काफूर। यदि बात की जाए मलिक काफूर की तो दोस्तों यह एक किन्नर था, एक हिजड़ा था। और दोस्तों किस जाति का हिजड़ा था? नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा मलिक कि मुस्लिम होगा, लेकिन दोस्तों यह हिंदू किन्नर था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। यदि बात की जाए मलिक काफूर की तो यह बहुत ही विद्वान, बहुत ही शक्तिशाली आदमी था, बहुत पावरफुल था। इसको खरीद लिया मलिक काफूर को नुसरत खां ने, और दोस्तों खरीदा जो वह खरीदा 1000 दिनार में। 1000 दिनार में खरीद लिया मलिक काफूर को, इसलिए मलिक काफूर को कहा गया 1000 दिनारी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। हम बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों याद रखना, मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं। आपको यदि क्वेश्चन आए कि मलिक काफूर को किसने खरीदा, तो आपको यदि शासक पूछा जाता है तो शासक होगा अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन यदि ऑप्शन में आपको मिल जाता है नुसरत खां तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नुसरत खां। बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों इसी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलीय आक्रमण हुए। पूछा जाता है कि किसके शासन में सर्वाधिक मंगोलीय आक्रमण हुए, तो वह हुए अलाउद्दीन खिलजी के। जो सर्वाधिक मंगोली अटैक हुए वह हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और दोस्तों कुल मिलाकर के हुए 6 बार। इन मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इसने एक किला बनाया जिसका नाम था सीरी का किला, जो कि किस लिए बनाया गया था? मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए। और दोस्तों सीरी को ही इसने बनाया था अपनी राजधानी। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी क्या थी? सीरी। बात करते हैं इससे आगे। इसके बाद जो इसने युद्ध लड़ा वह लड़ा 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में इसने युद्ध लड़ा जो कि लड़ा रणथंभौर पर। रणथंभौर जो कि पड़ता है राजस्थान में। रणथंभौर को उस समय पर जो शासक हुआ करता था वह था राणा हम्मीरदेव। राणा हम्मीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में
राणा हमीरदेव मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। इस युद्ध में भी एक घटना घटित हुई। इस युद्ध में अमीर खुसरो ने, जो कि इसके दरबारी कवि थे, एक चीज़ देखी जिसको कि कहा जाता है जौहर विरत। मैं अभी बताऊंगा डिटेल से कि जौहर विरत क्या होता है। अमीर खुसरो ने ही प्रथम बार यानी कि फर्स्ट टाइम देखा था जौहर विरत। कहाँ देखा था? रणथंभौर के अभियान के दौरान। जौहर विरत क्या होता है पहले समझते हैं। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अग्नि जौहर और एक होता है जल जौहर। यह आत्महत्या करने की एक विधि होती थी जो कि पहले समय पर चलती थी। कि क्या होता था, यदि महिलाओं को ऐसा लगता था कि उनके तरफ कोई आ रहा है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह आत्महत्या कर लेती थी। और वह दो विधियों से की जाती थी कि जो शादीशुदा महिलाएं होती थी यानी कि विवाहित महिलाएं होती थी, वह अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दिया करती थी। और जो कुंवारी महिलाएं होती थी, अविवाहित महिलाएं होती थी, वह जल में कूदकर जान दे दिया करती थी। इसी को कहा जाता था जौहर विरत, जो कि कितने प्रकार का होता था? दो प्रकार का, अग्नि जौहर और जल जौहर। अग्नि जौहर करती थी विवाहित महिलाएं और जल जौहर करती थी अविवाहित महिलाएं, कुंवारी महिलाएं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह। पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर विरत देखा था? तो रणथंभौर अभियान के दौरान, जो कि उस समय पर वहाँ का शासक था राणा हमीरदेव। इसके बाद जो ये अगला युद्ध लड़ता है वह लड़ता है 1303 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट, सबसे ज़्यादा मोस्ट, जो कि था चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ जो कि पड़ता है राजस्थान में। उस समय पर चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी थी जो कि बहुत ही सुंदर, यदि बात की जाए उस समय पर तो सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी, सबसे सुंदर राजकुमारी मानी जाती थी, तो वह राजा रतन सिंह की ही पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी, और पद्मिनी का ही दूसरा नाम था पद्मावती। पद्मावती जो कि एक अभी फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसमें कि रानी पद्मावती का जो रोल किया था वह किया था दीपिका पादुकोण ने। बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। दोस्तों यह युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी आया था राजा रतन सिंह के यहाँ पर, तो तब उसने देख लिया था पद्मावती को, और तभी से वह पद्मावती को पाना चाहता था, उसको पाने की इच्छा कर चुका था। इसीलिए उसने अटैक कर दिया चित्तौड़ पर। और दोस्तों लगभग 3 से 4 महीने चित्तौड़ के बाहर बाहर, यानी कि चित्तौड़ का जो किला था उसके बाहर बाहर 3 से 4 महीने तक युद्ध चलता रहा। और जो पद्मावती थी वह अंदर रहती थी। जब पता चल चुका था पद्मावती को कि अब हमारे सभी सैनिक मारे गए हैं और हमारे राजा भी मर चुके हैं, तो पद्मावती ने जीते जी सोचा कि मैं इसके हाथ नहीं आऊँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। तो दोस्तों रानी पद्मावती ने क्या किया? समस्त महिलाओं के साथ अग्नि जौहर कर लिया और जीते जी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं आई। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर सकता। बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वह एक उपन्यास है, उसी से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है जिसका कि नाम है पद्मावत, जो कि रानी पद्मावती के नाम पर ही रखा गया है। पद्मावत, यदि बात की जाए कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो दोस्तों यह लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। और यदि बात की जाए मलिक मोहम्मद जायसी की कि इन्होंने कब लिखा, तो दोस्तों यह लिखा था 1540 से 1545 ईस्वी के बीच। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो थे शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे। घटना थी 1303 ईस्वी की और लिखी कब गई? 1540 से 45 ईस्वी के बीच।
मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह सूरी के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो पद्मावत लिखी वह लिखी 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में। और किसके शासनकाल में लिखी? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जो इसने अपना अगला युद्ध किया वह किया 1306 से 1307 ईस्वी के बीच, यानी कि इसने अपना चला दिया साउथ इंडियन दक्षिण भारत अभियान इसने अपना शुरू कर दिया। और इस अभियान पर जो इसका नेतृत्व कर रहा था, जो कमान संभाल रहा था, वह इसका जो सेनापति था मलिक काफूर। क्योंकि इसकी शक्ति को, इसकी पावर, इसके दिमाग को देख करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपना सेनापति बना दिया, अपना आर्मी चीफ बना दिया। और दोस्तों मलिक काफूर लड़ते लड़ते पहुंच गया वारंगल। वारंगल जिसकी की राजधानी हुआ करती थी तेलंगाना। तेलंगाना जो कि हमारा 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। उसी समय पर वारंगल में शासन कर रहा था राजा रुद्र प्रताप देव। उस समय पर जो वारंगल में शासन कर रहा था वह कर रहा था राजा रुद्र प्रताप देव। और दोस्तों इसी को हरा करके मलिक काफूर ने इससे एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हासिल की, जिसको कि कहा जाता है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो कि किससे प्राप्त किया? राजा रुद्र प्रताप देव से, जो कि कहाँ का शासक था? वारंगल का। वारंगल जिसकी राजधानी थी तेलंगाना। तेलंगाना जो हमारा 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। इसी से इसने हासिल किया कोहिनूर हीरा और इसको मार करके पहुंच गया इससे आगे। जो सबसे लास्ट में पहुंचा दक्षिण भारत में वह पहुंचा रामेश्वरम। रामेश्वरम जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। और दोस्तों जब पहुंच गया है रामेश्वरम तो इसने देखा कि अब तो आगे को सभी में पानी पानी है। और जब पानी पानी देखा तो मलिक काफूर वापस आ गया और वापस आकर के उसने कोहिनूर हीरा गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों याद रखना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो कोहिनूर हीरा लेकर आया था वह लेकर आया था मलिक काफूर, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो कोहिनूर हीरा लेकर आया था दक्षिण भारत से वह लाया था मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी नहीं लाया था। अलाउद्दीन खिलजी को तो ला करके इसने गिफ्ट किया था, भेंट किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ और बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वह अलाउद्दीन खिलजी से ही बनते हैं। इसलिए क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, और स्किप भी नहीं करनी है वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ। यदि आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको वही एग्ज़ाम में मिल जाए। दोस्तों हिस्ट्री को हल्के में न लें, क्योंकि जो हमारे UP PET के एग्ज़ाम होना है 20 अगस्त को, 10 नंबर की हिस्ट्री आ रही है और 100 में से 10 नंबर बहुत होते हैं। आप अच्छे से समझ सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बंदे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, 10 नंबर की वैल्यू क्या होती है आप अच्छे से जानते हो। यदि बात की जाए कोहिनूर हीरे की, यह कहाँ से प्राप्त किया गया, तो यह किया गया गोलकुंडा की खानों से। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि कोहिनूर हीरा पुरुषों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ और महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक। यानी कि जिस जिस पुरुष पर कोहिनूर हीरा गया उसका अंत आता चला गया। और जो भारत में यदि बात की जाए तो अंत में, सबसे अंत में जो भारत में कोहिनूर हीरा था वह था पंजाब के राजा दलीप सिंह के पास। उन्होंने ही रानी विक्टोरिया को वह गिफ्ट किया था और तब से वह ब्रिटिश शासन के ही पास है।
दोस्तों जब पूरा दक्षिण भारत जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था सिकंदर सानी। सिकंदर सानी का मतलब सिकंदर द्वितीय। इसने खुद को दूसरा सिकंदर कहा कि जिस प्रकार सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी, उसी प्रकार मैंने भी पूरी दुनिया जीत ली है, तो मैं ही दूसरा सिकंदर हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि जब जीत ले इसने दक्षिण भारत को, तो अमीर खुसरो ने भी इसको एक उपाधि दी जिसका नाम था सुल्तान जहां। सुल्तान जहां यानी कि विश्व का सुल्तान। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि कोई भी शासक नहीं कर पाया। बहुत ही कुछ उल्टे भी किए तो कुछ सही भी किए। एक एक करके इसके कार्य को पढ़ते हैं। जिसने सबसे पहला कार्य किया, और मैं वेरी मोस्ट, सिक्कों पर तारीख अंकित कराई। इससे पहले जो सिक्के जारी हुआ करते थे उन पर तारीख नहीं हुआ करती थी। जो सबसे पहले सिक्कों पर डेट डलवाई, तारीख डलवाई, वह डलवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों इसी ने ही जब बन गया है शासक, तो मद निषेध यानी कि दारू पीने पर प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही साथ जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया, और भांग पीने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों इसी ने ही बनाई सर्वप्रथम स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना। और क्योंकि इसने बनाई अपनी स्थायी सेना जो इसके साथ हमेशा खड़ी रहे, जब यह चाहे तब वह आ जाए, तब यह बोले तभी कार्य करना शुरू कर दे। जब बनाई इसने स्थायी सेना, तो स्थायी सेना ऐसा तो है नहीं कि फ्री में काम करने लगेगी, कि कोई भी शासक यानी कि कोई भी गुलाम हो तो वह 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करेगा नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इन लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या हुआ करता था कि सैनिकों को सिर्फ खाने पीने के लिए चीज़ दे दी जाती थी, और जो लूट होती थी उनका हिस्सा दे दिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्थायी सेना बनाई और इनको नकद वेतन देना शुरू कर दिया। यानी कि नकद वेतन की जो शुरुआत की वह किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी मोस्ट, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक ने सेना को नकद वेतन देना शुरू किया, तो वह क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करते हैं नेक्स्ट कार्य के बारे में। जो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई वह हुई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और दोस्तों इसी ने शुरुआत की बाजार नियंत्रण प्रणाली की, कि किस प्रकार बाजार को नियंत्रित किया जाए। बाजार को नियंत्रित करने के लिए इसने कुछ पद बनाए और वहीं पर कुछ अपने लोग लगा दिए उन पदों पर, कि बाजार को पूरी तरह से ध्यान रखते थे कि बाजार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। और दोस्तों इसी ने शुरुआत की मूल्य निर्धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था की जिसका नाम था मूल्य निर्धारण प्रणाली। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ही सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था कि किस वस्तु का कितना मूल्य होना चाहिए। और दोस्तों इसने एक कंडीशन और रखी थी कि यदि कोई भी दुकानदार आवश्यकता से कम वस्तु तोलता है, यानी कि जिस प्रकार ऐसा मान लीजिए एक ग्राहक जाता है और वह पैसे देता है 1 किलो के, यानी कि उसने पैसा दे दिया 1000 ग्राम का, और जो उसको सामान मिल रहा है वह 900 ग्राम। तो दोस्तों कितनी वह बचत कर रहा है? 100 ग्राम। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम चलाया कि यदि कोई दुकानदार ऐसा करता है कि कम वस्तु तोलता है,
तो जितनी कम वस्तु तोलेगा उतना मांस उसका शरीर से काट दिया जाएगा, उतना कम कर दिया जाएगा। उसी को ऐड किया गया मूल्य निर्धारण प्रणाली में। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों इसी ने शुरू किया भूमि मापन। यह प्रथम सुल्तान था जिसने कि भूमि मापन शुरू किया। भूमि को मपवाने वाला पहला सुल्तान जो था वह अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों इसी ने बनाया दिल्ली का अलाई दरवाज़ा, और इसी ने बनवाई दिल्ली की अलाई मीनार जो कि कुतुब मीनार के ही साइड में है। और इसी ने बनवाया दिल्ली का हौज खास। और दोस्तों इसने जो एक व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था हुलिया दाग प्रथा। हुलिया दाग प्रथा क्या होती थी कि जब इसने नकद वेतन देना शुरू कर दिया तो कुछ सैनिक ऐसे हुआ करते थे कि उन्होंने इस गांव में भी वेतन ले लिया और नेक्स्ट गांव में भी चले गए, वहाँ भी वेतन ले लिया। तो इससे क्या हुआ करता था, सारा जो खजाना था वह खाली हुआ जाया करता था और सभी सैनिकों को वेतन भी नहीं मिलता था। इसने एक व्यवस्था शुरू की कि जो भी मेरे स्थायी सेना के सदस्य हैं, स्थायी सेना के सैनिक हैं, वह अपना अपना एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र को लेकर के अपने साथ रहेंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी स्थायी सेना में कौन सदस्य है और कौन नहीं है। और दूसरी व्यवस्था जो थी वह थी घोड़ा दाग प्रथा। इसमें क्या होता था कि जब वेतन बढ़ना शुरू होता था पता नहीं लग पाता था कि कौन सा घोड़ा हमारा है और कौन सा अदर स्टेट का है, अदर राज्य का है। तो उसमें क्या हुआ करता था कि जो स्थायी सेना के सैनिक हुआ करते थे वह कुछ घोड़े बाहर से ले आया करते थे और जब वेतन बढ़ता था तो उनका वेतन भी ले लिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था चलाई और उस व्यवस्था में क्या किया कि घोड़ों की मोहर लगा दी जाती थी, जिससे कि पता लग जाता था कि यही घोड़े हमारे सेना के हैं, हमारे राज्य के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों मरने से पहले इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वह किया था खिज्र खां को। जो अपना सक्सेसर घोषित किया था वह किया था खिज्र खां को, जो कि इसका बड़ा पुत्र था। कहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है, जब इसने जीता था चित्तौड़ को, जिसमें हराया था राजा रतन सिंह को और हासिल करना चाहता था रानी पद्मावती को। जब जीता इसने चित्तौड़ को तो चित्तौड़ का नाम बदल कर रख दिया खिज्राबाद। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके जो कुछ टैक्सेस के बारे में, करों के बारे में, कि यह अपनी जनता से किस किस प्रकार के टैक्स लेता था। तो दोस्तों यह लेता था जजिया कर, ज़कात कर। पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों करों के बारे में। यदि बात की जाए जजिया कर की तो दोस्तों जजिया एक टैक्स हुआ करता था जो कि देना पड़ता था गैर मुस्लिमों को, यानी कि जो हिंदू हुआ करते थे वह टैक्स दिया करते थे, जिसको बोला जाता था जजिया कर। और यह एक धार्मिक कर था। जजिया कर की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने और शुरुआत की थी 712 ईस्वी में। और यदि बात की जाए ज़कात कर की तो इस्लाम धर्म में एक नियम होता है, एक स्तंभ होता है कि कोई भी मुसलमान साल भर में जितना भी कमाएगा उसका 1/40 हिस्सा यानी कि 2.5% वह किसी को दान करेगा। और दान इस प्रकार होगा कि यदि दाएं हाथ से दिया है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा। उसको भी कौन ले लिया तक करता था, अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों जो इसका कृषि कर था, इसने कृषि कर को बढ़ा करके कर दिया उपज का 1/2 यानी कि 50%। इसको समझते हैं कि इस प्रकार मान लीजिए किसी किसान के एक सीजन में 10 कुंटल गेहूँ होते हैं, 10 कुंटल की इसकी पैदावार होती है, तो इसका 1/2 यानी कि 5 किलो वह किसको देता था, अलाउद्दीन खिलजी को। यह इसने एक
टैक्स लगाया था, जो कि बहुत ही बेकार टैक्स था। यदि बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ही सबसे ज़्यादा जो सबसे बेकार टैक्स था वह यही था, कृषि कर, जो कि किसानों की एक तरह से कहा जाए तो बहुत बद्दुआ लेता था। जितने भी वह यानी कि अपना अन्न उत्पन्न करते थे उसका 50% तो यह बिना कुछ करे ही ले लिया करता था। इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो अंत हुआ था वह हुआ था आतंक से। जनता बहुत इससे डर चुकी थी। बात करते हैं नेक्स्ट कर के बारे में। तो दोस्तों एक हुआ करता था खुम्स। खुम्स बोलते हैं लूट का माल, यानी कि जो भी इसकी सेना लूट कर लाती थी उसमें इसका हिस्सा हुआ करता था। इससे पहले जो राजा हुआ करते थे वह लेते थे 1/4 हिस्सा, यानी कि 25%, लेकिन इसने इसको बढ़ा करके कर दिया 3/4, यानी कि 75%। अगर सैनिकों ने ऐसा मान लीजिए 100 रुपये लूट लिए तो 100 रुपये में उसका हिस्सा कितना होगा, 75 रुपये। आ गया समझ में? आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। बात करते हैं इससे आगे। इसने 2 नए टैक्सेस और शुरू किए, जिसका नाम था घराई कर और दूसरे का नाम था चराई कर। घराई कर और चराई कर ये क्या हुआ करते थे कि जो इसकी प्रजा थी, जो इसकी जनता थी, वह घर में दिन रहने का भी टैक्स देती थी, यानी कि घरों में रहने का भी उसको टैक्स देना पड़ता था। और यदि बात की जाए चराई कर की, तो आपने नॉर्मली देखा होगा गाँवों में क्या होता है कि जो पशु होते हैं, बकरी वगैरह, वह खुलकर चले जाते हैं और कहीं भी चुगने लगते हैं, कहीं पर भी घास फूस खाने लगते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कहीं कोई जनता का, यानी कि जो इसकी प्रजा थी, उसके पशु कहीं पर चरने चले जाते थे और पता लग जाता था अलाउद्दीन खिलजी को, तो उस चीज़ का भी टैक्स देना पड़ता था। तो बताइए कितना निर्दयी शासक था, वेरी वेरी बैड मैन। बहुत ही इसने जनता की बद्दुआ ली और अंत में इसका अंत हो गया। और अंत जो हुआ दोस्तों इसका हुआ 1316 ईस्वी में। और यदि बात की जाए इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु जो की थी वह की थी मलिक काफूर ने। मलिक काफूर ने इसकी हत्या की। और दोस्तों इसके 3 पुत्र थे, खिज्र खां, दूसरे का नाम था शिहाबुद्दीन, और तीसरे का नाम था मुबारक खां। दोस्तों खिज्र खां और शिहाबुद्दीन जो इसके 2 पुत्र थे, इन दोनों की हत्या कर दी मलिक काफूर ने। और हत्या करके जो इसका तीसरा पुत्र बचा मुबारक खां, इसको बना लिया कैदी बना लिया मलिक काफूर ने, और खुद बन गया दिल्ली का अगला शासक, अगला सुल्तान। दोस्तों मलिक काफूर ने क्या किया कि डाल दिया जेल में मुबारक खां को। और जैसे ही जेल में डाला, इसने अपने 4 सैनिक भेजे कि तुम जाओ और मुबारक खां को वही जेल में ख़त्म करवाओ। लेकिन मुबारक खां भी बहुत होशियार था, बातें लगाने में यह बहुत आगे था। मुबारक खां ने क्या किया कि उन 4 सैनिकों को पटाया और अपने जाल में फंसा लिया, और फंसा करके खुद ही उल्टी हत्या करवा दी किसकी, मलिक काफूर की। मलिक काफूर को किसने मरवा दिया, मुबारक खां ने। और खुद दिल्ली का अगला शासक बन गया मुबारक खां, जो किस नाम से बना, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जिसका कि शासनकाल था 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। दोस्तों यह ऐसा सुल्तान था जिसने कि खुद को खलीफा घोषित किया। खलीफा इस्लाम धर्म का जो उत्तराधिकारी होता है उसी को बोला जाता है खलीफा। और मुबारक शाह खिलजी ने क्या कहा कि आज के बाद मैं ही खलीफा हूँ, तुम किसी भी अल्लाह के दूत को नहीं मानोगे, किसी भी अल्लाह का जो यानी कि इस्लाम धर्म का जो उत्तराधिकारी होगा तुम किसी को भी नहीं मानोगे। आज के बाद मैं ही इस्लाम धर्म का उत्तराधिकारी हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खलीफा हूँ। यह बात जनता को बहुत बुरी लगी। और दोस्तों इसका एक जो सेनापति था जिसका नाम था
खुसरो शाह। खुसरो शाह और जनता इसके विरोध में हो गई। और दोस्तों यह एक ऐसा शासक था जो कभी कभी नग्न अवस्था में यानी कि बिना वस्त्रों के और कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन करके दरबार में आ जाया करता था। और दोस्तों इस बात की जो हमें जानकारी देता है वह देता है एक लेखक जिसका कि नाम है बर्नी। बर्नी के अनुसार यह एक ऐसा शासक था जो अपने दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था और कभी कभी नग्न अवस्था में भी आ जाया करता था। दोस्तों खुसरो शाह ने ही मुबारक शाह खिलजी की हत्या की और हत्या कर करके खुद बैठ गया दिल्ली की गद्दी पर और बन गया दिल्ली का अगला सुल्तान। यदि बात की जाए खुसरो शाह की तो यह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया था, कुछ ही दिनों तक। तो इसी को कहा जाता है खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान, अंतिम शासक। दोस्तों जब शासन कर रहा था खुसरो शाह उसी समय पर पंजाब का एक इक़्तिदार हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक ने भी वही कार्य किया जो कि किया था खुसरो शाह ने। गाजी मलिक ने हत्या करा दी किसकी? खुसरो शाह की, और हत्या कराई और खुद बन गया दिल्ली का अगला सुल्तान और शुरुआत की एक नए वंश की जिसका नाम है तुगलक वंश। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और जब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हमारा स्टार्ट होगा तुगलक वंश। आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।